स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और ईसीआई की हदें क्या हैं और क्या ईसीआई एसआईआर के नाम पर नागरिकता को जांच सकता है या नहीं सकता। इसी मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बहस चली हुई है, उसमें क्या प्रगति हुई है और क्या कुछ सामने आया है, और एक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक कुछ खबर भी छपी थी ऐसी, उसके बारे में भी बात करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो के अंदर बने रहिएगा। अगर आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है तो एक बार थम्स अप दीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुपचाप वोटर लिस्ट के जरिए सिटीजनशिप टेस्ट को शुरू कर दे, जैसा कि अभी आज की तारीख के अंदर बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि सिटीजनशिप चेक हो रही है सभी की, अगर पार्लियामेंट को बिना बताए एनआरसी जैसा एक प्रोसेस जो नए नाम से, जिसे हम एसआईआर कह रहे हैं, के जरिए शुरू कर दिया जाए और करोड़ों वोटर्स को अचानक यह साबित करना पड़ जाए कि वो भारत के नागरिक हैं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ठीक यही बात जो याचिकाकर्ता है, पेटिशनर्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कही है। केस का नाम मैं आपको बता रहा हूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2025 के इस केस के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण केस है। मेरी आवाज आपको आ रही है तो एक बार थम्स अप में बता दीजिएगा, और कोई सवाल है तो आपका वो भी पूछ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज आपका। मेरी आवाज ठीक आ रही है तो एक बार बताइएगा थम्स अप में जरूर। आज हम 2025 के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई को समझेंगे कि जहां पर अनुच्छेद 324, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर की बात की गई है, सिटीजनशिप एक्ट की आज हम बात करेंगे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1950 का है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का, जहां पर इलेक्शन कमीशन को यह पावर दी गई है कि वो वोटर लिस्ट को रिवाइज कर सकता है। और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो आज तक हमने इस चैनल पर नहीं किया है, महिला मताधिकार के बारे में, और जो बीएलओ के बारे में आप देख पा रहे हैं कि 32 से ज्यादा देश में बीएलओ ने की जान चली गई है, उस मुद्दे पर भी आज इस सेशन के अंदर बात करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी का क्या संकट है, सब एक साथ टकरा रहे हैं और इस केस के माध्यम में वो सारी चीज हमारे सामने आ रही है। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? कोई सवाल है तो पूछिएगा। यकीन मानिए ये सब सुनकर जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, चुनाव प्रक्रिया और नागरिकता के रिश्ते पर आपका नजरिया बदलने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले असली विवाद क्या है, यह समझिएगा। थोड़ा सा चीजों को बेटर करने की तरफ कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। पेटिशनर्स ने इस केस के अंदर जो याचिका करता है, उन्होंने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती दी हुई है। आपको पता है कि और इस केस के ऊपर हम पहले भी बहुत सारे सेशन कर चुके हैं। जो अभी ये नई डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और चुनाव आयोग ने इसे वोटर लिस्ट शुद्ध करने के लिए शुरू किया था एसआईआर को। लेकिन जो याचिका करता है, पेटिशनर्स हैं, उनका आरोप है कि ईसीआई के पास सिटीजनशिप टेस्ट लेने का कोई भी अधिकार नहीं है, कि जो ईसीआई है वो किसी का भी सिटीजनशिप चेक नहीं कर सकता। और जो ये एसआईआर है ये एक छुपा हुआ एनआरसी बन गया है। सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने इस केस में शुरुआत में ही कहा था कि जो आर्टिकल 324 है उसके तहत जो चुनाव आयोग है उसके पास सिटीजनशिप तय करने की शक्ति नहीं है। यह पूरी तरह अल्ट्रा वायर्स है, मतलब जो ईसीआई है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी सीमाओं के बाहर है नागरिकता चेक करना, उसकी संवैधानिक जो शक्तियां हैं उनके बाहर है। कहने का मतलब यह है कि जो ईसीआई जो है वो नागरिकता जांच नहीं कर सकता। उनका कहना था कि एसआईआर जो है वो पूरे कानूनी ढांचे को उल्टा कर देता है। अब बात करते हैं जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसको जांच करने का अधिकार किसके पास है कानूनन। भारतीय कानून के अनुसार जो सिटीजनशिप तय कर सकता है वो केवल कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। कौन से प्रावधान के तहत? धारा 8 और 9 जो सिटीजनशिप एक्ट का है उसके तहत, धारा 8 और 9 जो सिटीजनशिप एक्ट का है उसके तहत नागरिकता की जांच कर सकती है। ठीक है, और उसके अलावा कोर्ट्स भी कर सकती हैं और ट्राइब्यूनल भी कर सकती हैं। कौन से कोर्ट और ट्राइब्यूनल? जो फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत
हैं वो नागरिकता जांच कर सकती हैं। इसका मतलब क्या है? इलेक्शन ऑफिसर्स, बीएलओ, ईआरओ, किसी के पास भी सिटीजनशिप तय करने का अधिकार नहीं है। वो सिटीजनशिप चेक नहीं कर सकते। कोई सवाल है तो आपके सेशन को पूछ लीजिए, आप पूछ सकते हैं चैट सेशन के अंदर। हमको सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करिए, सुपर चैट के माध्यम से सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए ऐसे जो ज्ञानवर्धक सेशन है हम लाते रहे, नॉलेजेबल सेशन लाते रहे। आपके सवाल जो है, आज मैं लाइव हूं आपके साथ, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, आज लाइव सेशन में पूछिएगा। सेशन को एंड करने से पहले आपके जवाब भी देके जाऊंगा, चाहे आज रात को 12:30 ही बज जाए, कोई टेंशन नहीं है। 11 बजे आपके लिए स्पेशल लाइव सेशन लेके आए हैं, ठीक है? तो हमें भी सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, बीएलओ है, ईआरओ है, उनके पास किसी की भी नागरिकता जांच करने का कानूनन अधिकार नहीं है। इस वजह से जो एडवोकेट सिंघवी साहब हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि ईसीआई सीधे नहीं कर सकता, तो उसने एसआईआर के नाम पर इनडायरेक्ट सिटीजनशिप टेस्ट शुरू कर दिया है। मतलब यहां पर समझिए, वो कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ी कर लो। तो मतलब कान सीधे हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा, तो आप ऐसे उल्टा करके आप पकड़ के वो काम कर लीजिए। मतलब ईसीआई जो काम सीधे नहीं कर सकता, वो एसआईआर के नाम पर इनडायरेक्ट सिटीजनशिप टेस्ट ले रहा है। और यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि एसआईआर हर वोटर को टेम्पररी सिटीजनशिप लिस्ट पर रख दे रहा है, और फिर उसको ये प्रूव करने को कहता है कि आप ये प्रूव करो कि आप भारतीय नागरिक हो। एसआईआर में अगर किसी का नाम क्लियर नहीं हो रहा है तो सारा बर्डन ऑफ प्रूफ उस कंसर्न व्यक्ति के ऊपर आता है कि आपको प्रूव करना है कि आप भारतीय नागरिक हो। यहां पर सिंघवी ने कहा कि यह बेहद अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको? सवाल हो, कोई भी बात हो, पूछिएगा जरूर, ठीक है? अब बात करते हैं, इस केस के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग लीगल प्रिंसिपल चेंज होने की भी बात की गई है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि किसी बात को प्रूव करने का जो जिम्मेदारी होती है, उसके सिद्धांत को भी यहां पर उलट के रख दिया गया है। और इस मामले के अंदर यह भी बात सामने आई है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कंप्लीटली रिवर्स कर दिया गया है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, इस केस में जो एडवोकेट है उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध निर्णय, एक केस का भी हवाला दिया गया, लाल बाबू हुसैन, जो 1995 का केस था। केस का नाम अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, लाल बाबू हुसैन का केस है, 1995 का ये केस है। इसका भी जिक्र किया इस केस के अंदर, और उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा था, उस फैसले के अंदर कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई वोटर लिस्ट में है तो यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो भारतीय नागरिक है। कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो भारतीय नागरिक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आज तक किसी भी वोटर लिस्ट में रहा है, उसने आज तक भारत के अंदर कोई वोट इन दी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो भारतीय नागरिक है। क्यों? इसके पीछे हमारे संविधान का अनुच्छेद 326 भी है, जो कहता है कि भारत के अंदर वोटिंग कौन कर सकता है? वोटिंग वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत का नागरिक है। समझ पा रहे हैं आप ये सारी चीज? बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, समझ आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं? हाँ जी, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, फटाफट से कमेंट्स करके बताइए अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो। इस जजमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं लाल बाबू हुसैन की। इस केस में यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में है तो यह प्रिज्यूम किया जाएगा, यह मतलब मान लिया जाएगा कि वो भारतीय नागरिक है। बर्डन ऑब्जेक्टर पर होता है, वोटर पर नहीं। मतलब कोई व्यक्ति जो किसी की नागरिकता पर सवाल उठा रहा है, उसको यह प्रूव करना है कि यह भारतीय नागरिक नहीं है, वोटर को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर कोई बीएलओ, अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपकी जो भारतीय नागरिकता है संदेहास्पद है, तो अब उस ऑफिसर की ड्यूटी बन जाती है कि उसको प्रूव करना है, ना कि कंसर्न्ड वोटर को प्रूव करना है। ये केस ये कहता है। लेकिन अब जो प्रक्रिया चली हुई है एसआईआर की प्रक्रिया क्या कह रही है? एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो ये कह रही है कि जो पहले से वोटर लिस्ट में कोई मौजूद व्यक्ति है भी ना, जिसका नाम पहले की पुराने वाली किसी वोटर लिस्ट में नाम है भी, उसको भी, उससे भी
अपनी सिटीजनशिप साबित कराने को कहा जा रहा है, उनका स्टेटस संदिग्ध कर दिया जा रहा है। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पूरी तरीके से उल्टा कर दिया गया है। जो कानूनी प्रिंसिपल है उस सिद्धांत को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यहां पर एडवोकेट सिंघवी जी ने यह भी बोला है कि ये एक अपने आप में जो इनडायरेक्ट एनआरसी है, अप्रत्यक्ष एनआरसी है, और वो भी ये जो एनआरसी इनडायरेक्ट एनआरसी हो रही है, नाम एसआईआर है मगर है ये एनआरसी ही, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की ही तरफ बढ़ रहा है। ये पार्लियामेंट की अनुमति के बिना हो रहा है, क्योंकि एनआरसी जब होगी तो वो पार्लियामेंट की परमिशन के साथ होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की, जो संविधान का जो समानता का अधिकार है उसके बारे में किस तरीके से जो ये 2003 की वोटर लिस्ट का जिक्र हो रहा है ना, 2003 की जो कट ऑफ डेट है और वोटर लिस्ट को देखा जा रहा है, उसके बारे में ये बोला कि जो आप 2003 की कट ऑफ को तय कर रहे हो वो अपने आप में आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब है कि मतलब वो ठीक नहीं है, वो मनमाना है, वो गलत है, और इसकी वजह से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, कोई भी हम पॉलिटिकल पार्टी के नाम वगैरह कोई ना लिखे, ठीक है, हम कानून की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जो कानून है उस हिसाब से हम यहाँ पे सारा डिस्कशन करते हैं, तो मेक श्योर दैट कि आप आए तो पढ़ाई के मन से, कानून जानने के मन से आए, पॉलिटिक्स करने के लिए इस चैनल पर प्लीज ना आए, ठीक है। बात कर रहे हैं हम आर्टिकल 14 का उल्लंघन कैसे, जो ये 2003 की जो वोटर लिस्ट है, ये इसकी जो कट ऑफ डेट का डिसीजन वाला है, ये अनुच्छेद 14 को वॉयलेट कर रहा है। जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। आप सपोर्ट भी करिए हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है उसको समझते हैं। क्यों 2003 की जो कट ऑफ डेट है, वोटर लिस्ट है, उसको आर्बिट्ररी कहा गया है। देखिए एसआईआर में 3 अलग अलग वोटर सब कैटेगरीज बनाई हैं। आपको पता होगा जहां पर एसआईआर अगर आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में हो रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत कम लाइक मिले हैं, बहुत मेहनत करके आपके लिए सेशन लेके आते हैं कि एसआईआर में 3 अलग अलग वोटर सब कैटेगरीज बनाई गई हैं 2003 के कट ऑफ के आधार पर। और 2003 के बाद जिन व्यक्तियों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है उनसे क्या क्या मांगे जाते हैं, उनसे उनके पेरेंट के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, और उनसे एंसेस्टर्स के पेपर मांगे जाते हैं, और उनसे वंशावली के भी प्रूफ मांगे जाते हैं, यानी कि जीनियोलॉजी के प्रूफ भी मांगे जाते हैं। इस पर जो याचिका करता है उनका तर्क यह है कि जो 2003 की तिथि का कोई तर्क संगत आधार नहीं है, कि जो आप कट ऑफ डेट 2003 की मान रहे हैं उसका कोई अपने आप में लॉजिक नहीं है, और यह अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन भी है। आर्टिकल 14 जो है वो आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन की अनुमति नहीं देता है, मतलब कि मनमाने क्लासिफिकेशन की। एक आपने कुछ लोगों को 2003 की कट ऑफ डेट से पहले रख दिया, उनके लिए कुछ अलग प्रावधान है, उनके लिए कुछ अलग रूल है, और जिनको आपने 2003 की वोटर लिस्ट के बाद रखा है उनके लिए कुछ अलग नियम है। तो क्या है ये अपने आप में, क्या है ये मनमाना क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण है, और जो अनुच्छेद 14 है संविधान का वो इस तरीके के मनमाने वर्गीकरण की अनुमति नहीं देता है, और ये पूरी तरह कट ऑफ जो है ये अपने आप में मनमाना है। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं 1950 के एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की एक्ट के बारे में बात करते हैं। उसके तहत जो एसआईआर का असली उद्देश्य है वो क्या बताया गया है उसको समझिएगा। एसआईआर का पर्पस क्या था 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, और आज की तारीख के अंदर रियलिटी क्या हो रही है उसको समझते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बारीक चीज आपको बता रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो 1950 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसके तहत एसआईआर, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन वगैरह हो सकता है। और उसकी धारा 21, उसकी धारा 21 उपधारा 3 कहती है कि सर केवल
टारगेटेड करेक्शन के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो एसआईआर है वो सिर्फ टारगेटेड करेक्शन के लिए, स्पेसिफिक करेक्शन के लिए किया जा सकता है। मतलब ये राज्यव्यापी सेंसस नहीं हो सकता, कि मतलब ये स्टेट लेवल पर सेंसस की तरह नहीं किया जा सकता, और ये सिटीजनशिप वेरिफिकेशन एक्सरसाइज भी नहीं हो सकता, और ये डॉक्यूमेंट हैवी एनआरसी जैसा कैंपेन नहीं हो सकता। एनआरसी के अंदर आपको बहुत सारे दस्तावेज चाहिए होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहां से ये एंगल भी निकाला जा रहा है कि इतने डॉक्यूमेंट, जैसे एनआरसी में डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, उतना बड़ा ये प्रयास नहीं हो सकता, उतना बड़ा ये एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, और ये वोटर बेस का पूर्ण पुनर्निर्माण नहीं हो सकती। यहां जैसे कि हर वोटर जिसका नाम वोटर लिस्ट में है भी, उसको भी अपने सारे डॉक्यूमेंट देके ये दोबारा प्रूव करना पड़ रहा है कि हां भाई मैं एलिजिबल वोटर हूं। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं महिला जो मतदाता है ना, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, और ये जो चीज सामने आई ये बिहार की एसआईआर के दौरान आई सामने, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पहुंच चुका है। ठीक है, बिहार में महिला वोटरों का चौंकाने वाला जो नंबर है उसमें एक बहुत चौंकाने वाली गिरावट हुई है। 21 लाख महिलाएं वोटर लिस्ट से गायब हो गई हैं। 6% ड्रॉप इन जस्ट 6 मंथ्स। ये कैसे है इसको समझिएगा, और ये जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड जो कोर्ट के सामने आई है उसके जरिए बात कर रहा हूं। ठीक है, एडवोकेट वृंदा ग्रोवर जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा डेटा रखा जिसमें बताया गया कि जनवरी 2025 के अंदर बिहार में जो महिला मतदाता थी वोटर थे, वो 3.7 करोड़ के करीब थे, मतलब 3.70 करोड़ के करीब थे, और जुलाई 2025 में 3.70 करोड़, या आप सिंपली ऐसे कह सकते 3.7 करोड़ वहां पर फीमेल वोटर्स थे। मगर जुलाई 2025 में जो फीमेल वोटर्स सामने आए वो 3.49 करोड़ रह गए, यानी कि 21 लाख महिलाओं के नाम गायब हो गए वोटर लिस्ट से। सिर्फ 6 महीने में 6% गिरावट। सेक्स रेशियो बिहार की कितनी है, और अगर देखिए वोटर लिस्ट में अगर जो नंबर घटे हैं तो सेक्स रेशियो में भी गिरावट आ गई, क्योंकि 914 जहां बिहार का सेक्स रेशियो था वो घटकर 892 रह गया। इस पर जो एडवोकेट है उनका यह कहना है कि ये नॉर्मल डेमोग्राफिक बदलाव नहीं है, ये जनसांख्यिकी नॉर्मल बदलाव नहीं है, ये सीधा एसआईआर का प्रभाव लगता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और उसके पीछे का कारण भी बताया। क्या बताया कि मैरिज के बाद रिलोकेशन, शादी होती है महिलाओं की तो दूसरे शहर में चली जाती है, दूसरे राज्य में चली जाती हैं। ठीक है, और नए गांव और शहर में डॉक्यूमेंटेशन की समस्या। अब नए शहर का उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, अब पति राशन कार्ड में नाम ऐड करवाएगा, वहां के बैंक अकाउंट में नाम ऐड करवाएगा, घर के और आधार कार्ड बनवाएगा, उसमें समय लगेगा, एक ही दिन तो बनता है नहीं वो। और केवल 28.8% महिलाएं क्लास 10th तक ही शिक्षित हैं। तो ये भी सच्चाई है, जो वुमन के बीच में, महिलाओं के बीच में लिटरेसी रेट है वो भी कम है। सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है, 28.8%। मतलब 100 महिलाएं हैं तो उसमें से 28.8% महिलाएं ही 10वीं पास हैं या उससे ज्यादा पढ़ी हुई हैं। और वंशावली की बात करें, जीनियोलॉजी की बात करें, तो वो जुटाना आज की तारीख के अंदर बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, और जो फैमिली डॉक्यूमेंट्स हैं वो अक्सर महिला के पास होते नहीं, पुरुष ही संभाल के रखते हैं, बड़े बूढ़े लोग अपने पास संभाल के रखते हैं। उनका निष्कर्ष ये था कि एसआईआर महिलाओं पर सिस्टमैटिक डिसएडवांटेज पैदा कर रहा है, कि मतलब एसआईआर की वजह से जो महिलाएं हैं वो वोटर लिस्ट से ज्यादा बाहर हो रही हैं एज कंपेयर टू मेल। ये भी अपने आप में एक समझने की बात है। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरा सवाल यह है, क्या आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है कि ग्रामीण महिलाओं से जो वंशावली डॉक्यूमेंट्स मांगना वो व्यवहारिक है, या ये सिर्फ
अनावश्यक कठिनाई पैदा कर रहा है। आप अपनी राय जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा जरूर। अब बात करते हैं बीएलओ वाला जो मैटर हाल ही के अंदर खबरों में बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है। इतना वर्क प्रेशर, इतनी जल्दबाजी में, माना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एसआईआर की रेट है, इन सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए प्रेशर के बाद 1 हफ्ते बढ़ा दिया है। मगर क्या एसआईआर का समय सिर्फ 1 हफ्ते बढ़ाना ठीक है? जब ऐसी स्थिति के अंदर जो बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो कौन है? बेसिकली टीचर ही तो हैं, सरकारी कर्मचारी ही तो हैं। वो अपनी जान गंवा रहे हैं, कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं, नोट्स तक लिख के, चिट्ठी तक लिख के जा रहे हैं। वीडियो देखा उसका, आपने शायद देखा होगा, एक बीएलओ का रोते हुए अपनी मां को फोन कर रहा है, चश्मा पहने हुए। क्या हालात है? अब इसको हम नए लेबर लॉ से रिलेट कर सकते हैं। क्या बीएलओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं? देखा जाए तो वो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, टीचर होते हैं, मगर एसआईआर करते समय क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं? क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई, अगर कोई वर्कर एम्प्लॉयर के काम के प्रेशर से परेशान आ जाता है, तो भारत का कानून यह कहता है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होगी। तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी जिम्मेवारी है, जो इतने सारे लोग जान से हाथ धो रहे हैं और सब चुप है इसके ऊपर, कोई बात नहीं कर रहा है? कानूनी जवाबदेही की कोई बात ही नहीं हो रही है किसी की, संवैधानिक जिम्मेवारी तो पता ही नहीं क्या हुआ। अब बात कर रहे हैं बीएलओ वाले मैटर के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है? जो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है अपने आप में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करिएगा। थैंक यू इंद्रराज जी। सुपर थैंक्स के माध्यम से आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? एसआईआर के दबाव में 30 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान गंवा दी है और कोर्ट के सामने मुद्दा उठा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया है मुद्दा। चाहे हम कुछ भी बोले, मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना वो इस तरीके से जिम्मेवारी की बात नहीं कर रहा है कि किसकी जिम्मेवारी है। समझिएगा कि इतनी जल्दी क्यों मचाई जा रही है और इतने कम समय में करोड़ों लोगों से फॉर्म्स कैसे भरवाएंगे, कैसे पॉसिबिलिटी है? हर बीएलओ को घर घर जाकर काम करने का आदेश क्यों है भाई? जब आज की तारीख के अंदर हम डिजिटल सारी चीजों कर रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया में विश्व गुरु, हम मतलब डिजिटल क्रांति के अंदर हम विश्व गुरु बन गए। हम वोटर वेरिफिकेशन का कुछ ऑनलाइन माध्यम नहीं निकाल सकते क्या? या आज भी हम वही बने हुए हैं, बस पेपर को वेस्ट करो, कागजों को वेस्ट करो और कुछ नहीं है? और जो माइग्रेंट वर्कर है वो कहां से मिलेंगे अपने घर पे? और जो डेली वेज वर्कर है, जो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, सुबह चला जाता है वो तो काम करने, शाम को आता है, बीएलओ आएगा वो घर पे मिलेगा नहीं, वो कहां जाए? ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। और इन सारी चीजों को मैंने कल एक सेशन किया था केरल एसआईआर पर, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, हाँ माना कि आपने 1 हफ्ता बढ़ा दिए सभी राज्यों की, मगर केरल की और बढ़ा दीजिए क्योंकि वहां बारिश वारिश का और चक्कर है और वहां तो 35 लाख के करीब एनआरआई हैं जो भारत के बाहर हैं इस टाइम। उनका वोटर वेरिफिकेशन कैसे करोगे? क्योंकि बीएलओ कह रहा है कि घर पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब वो जॉब कर रहे हैं सऊदी में, तो टाइम एक्सटेंड करो मानवीय हालात को ध्यान में रखते हुए। और इस सुनवाई में कोर्ट ने यह कहा कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो मानव जीवन की कीमत पर नहीं चल सकती, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। आप इतना वर्क प्रेशर कर दो कि भाई, सच में आपने देखा क्या वो बीएलओ का जो वो वीडियो जो इसकी मैं बात कर रहा हूं? मतलब ऐसी स्थिति, इतना प्रेशर। वेस्ट बंगाल में देख लो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीएलओ। जिम्मेवारी किसकी है? इतने लोग अपनी जान खो रहे हैं। उठाओ भाई, क्यों नहीं है न्यूज चैनल सवाल उठा रहे? संवैधानिक जिम्मेवारी। नॉर्मल एम्प्लॉयर में, अगर कोई प्राइवेट कंपनी में अगर ऐसा हो जाए तो प्राइवेट कंपनी रातों रात बंद हो जाती है, अगर इतनी बड़ी सिचुएशन हो जाए तो।
अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी की। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पेटिशनर्स के वकील थे उन्होंने क्या गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये बोला कि जो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने से इनकार किया गया है और जो एडिशनल डिलीशन और एडिशन डिलीशंस का जो डेटा है वो पब्लिक नहीं किया गया है कि किनके नाम जोड़े गए हैं, किनको हटाया गया है। वेलकम लिमिटेड एडिशन, वेलकम वेलकम टू चैनल मेंबरशिप। आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। वेलकम टू द चैनल, वेलकम नसीम अहमद जी। देखिए ये जो कमियां है ना, जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो पारदर्शिता पे टिकी हुई है। इलेक्शन रिफॉर्म उसका एक बहुत हिस्सा है। सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, मगर जीतता कौन है? जिसके खाते में सबसे ज्यादा वोट आते हैं। और फिर जिसके खाते में ज्यादा वोट आ गए फिर उसको इवन अपोजिशन पार्टी भी एक्सेप्ट कर लेती है। ये सच्चाई है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, इलेक्टोरल सिस्टम की। ठीक है, तो एडिशन डिलीशन का डाटा, किसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा, किसका नहीं जोड़ा, वो पब्लिक क्यों नहीं किया गया? और जो इलेक्शन मैनुअल की ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स का भी पालन नहीं किया, ये आरोप भी लगाए हैं। और वोटर्स को अपने नाम वेरीफाई करने में कठिनाई आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। हमें सिस्टम कैसा बनाना चाहिए? हमें सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जो इजी हो सबके लिए। नहीं, हम तो खिचड़ी बना के रखेंगे जी। उन्होंने कहा कि आज देश में बहुत सारे लोग ईसीआई को पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाने लगे हैं। तो इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने बोला कि आप सही बात करिए, सिर्फ जो मुद्दे कोर्ट के सामने हैं उससे सीमित रहिए। और यहां पर जो सीजीआई साहब ने किया वो बिल्कुल ठीक भी किया, बहुत बढ़िया भी किया। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हमने इस चैनल पर बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन बनाए हैं। डॉक्यूमेंट वाला, दस्तावेज वाला एक सेशन बनाया था जिसको आपने बहुत प्यार दिया। करीब 8 लाख के करीब उस पर ऑलरेडी व्यू हो चुके हैं। और एक सिटीजनशिप सिटीजनशिप बाय बर्थ वाला सेशन बनाया था, उसको भी आपने बहुत प्यार दिया है। उन जैसा सेशन ही और उनसे भी एक बहुत ही बेहतर सेशन पर अभी पिछले 4-5 दिनों से रिसर्च चल रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि उस से एक बहुत बेहतर सेशन आपके लिए जल्द से जल्द लाया जाए। ठीक है, मगर हो सकता है कि हम उस सेशन को सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए खोले, सभी के लिए ना खोले, क्योंकि हमारी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। हमें भी रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, सपोर्ट की जरूरत होती है। तो शायद उस सेशन को हम सभी के लिए नहीं खोलेंगे, जो चैनल मेंबर्स हैं उनके लिए ही खोलेंगे। तो ये भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करिए ताकि आपको वो सेशन देखने को मिले। बहुत रिसर्च कर रहे हैं उस स्पेशल सेशन के लिए, और आपके जो कोई भी सवाल होंगे ना उस सेशन के अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं। आप ये समझ गए ट्रांसपेरेंसी का सवाल, जो जब कोर्ट ने बोला कि आप प्लीडेड मुद्दों पर सीमित रहिए, ट्रांसपेरेंसी का सवाल वहीं का वहीं खड़ा रह गया, बात हो गई। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही है, अभी तक उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर, आपको याद होगा बिहार एसआईआर से लेकर बहुत सारी चीजें, जब आधार तक को एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना था, और उस सेशन, वो वाला भी एक हम सेशन लेके आए थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार को आप एसआईआर में एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानिए और इसको अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट मानिए, आप इसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट मत मांगिए, चाहे आपके 11 डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा नहीं है। बाद में 12वां इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट माना था। तो इस मामले में अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो मतलब काबिले तारीफ तो किया ही है, चाहे हम कुछ भी कहें। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर, सेशन के अंदर, इस पूरे मैटर के अंदर बहुत अच्छे से अपनी भूमिका अभी तक की है और सारे आर्ग्यूमेंट सुन भी रहा है, और जहां जरूरत होती है इंटरिम आदेश भी सुप्रीम कोर्ट इसमें पास कर रही है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने बेंच में कौन थे जब ये सुनवाई चल रही थी? सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस बागची थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं इस सुनवाई के दौरान, और पता है क्या इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं?
सवाल उठाए हैं कि क्या ईसीआई अपने अधिकारों से आगे बढ़ रहा है। मतलब ये हम नहीं कह रहे, याचिकाकर्ता नहीं कह रहा, कोई आम जनता नहीं कह रही, कोई मीडिया नहीं कह रही, यहां पर सवाल सुप्रीम कोर्ट खुद उठा रही है कि क्या ईसीआई ने अपने अधिकारों को लांघा है, सीमा क्रॉस की है, और क्या एसआईआर की आड़ में सिटीजनशिप चेक किया जा रहा है, और क्या एनआरसी जैसा पैरेलल सिस्टम है ये एसआईआर, और महिलाओं और बीएलओ पर इतना असर क्यों पड़ रहा है, महिलाओं के नाम इतने ज्यादा से क्यों वोटर लिस्ट से हट रहे हैं, और बीएलओ क्यों इतने अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, इतने त्रस्त आ गए कि उनको जीवन ही त्यागना पड़ रहा है। ऐसा क्या कर रहे हो। और एक वो वीडियो आपने और भी देखा होगा, एक दूल्हे वाला वीडियो देखा था जिसके घर पे अधिकारी आ गए थे, शादी थी जिसकी, कितना प्रेशर, समझ रहे हो। इस मामले के अंदर सुनवाई अभी जारी है, यह बहुत बड़ा मैटर है और आने वाले समय के अंदर और भी बड़ा बनने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उस पर एक छोटा सा कानूनी विश्लेषण और करते हैं। 6 कॉन्स्टिट्यूशनल बातें इस पूरे मामले से सामने आ रही हैं। यह मामला जो है ना सिर्फ एसआईआर का नहीं है, यह मामला भारत की संवैधानिक बाउंड्रीज का भी है, संवैधानिक लिमिटेशंस का भी है। एडीआर बनाम ईसीआई का केस भारत में संवैधानिक सीमाओं को भी परिभाषित करेगा। यह मामला जब इसके अंदर फाइनल डिसीजन आएगा ना, यह मामला अपने आप में मतलब महीनों तक अखबारों की सुर्खियों में रहने वाला है। जब भी इस मामले के अंदर डिटेल्ड, क्योंकि एक छोटे से पॉइंट पर तो डिसीजन आएगा नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन देगी, आप भी बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू, आपको हमारे सेशन पसंद आते हैं। अब बताइए, अभी तक आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि 5-7 मिनट का और ये सेशन है, आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे, शेयर क्यों नहीं कर रहे, सभी के साथ साझा क्यों नहीं कर रहे। और जितना सिंपल हो सकता है ना उतना सिंपल करके आपको चीजें बताता हूं मैं हमेशा। कॉम्प्लेक्स हम भी कर सकते हैं, मगर मुझे पता है कि आपको किस तरीके से चीजें समझ आएंगी। बिल्कुल सिंपल 0 लेवल पे आके समझाता हूं मैं। पसंद आता है तरीका तो लाइक करा करें, शेयर करा करें, और कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं है कि कैसा लगा है सेशन, बताया करिएगा। अपने वापस से आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस दैट डिफाइन दिस केस, जो इस पूरे मामले को परिभाषित कर रहे हैं उनको समझते हैं। जो पहला सवाल है, 6 मुख्य सवाल यह केस उठा रहा है। पहला सवाल, क्या सिटीजनशिप टेस्ट, क्या जो ईसीआई है, क्या ईसीआई सिटीजनशिप जांच सकता है। संवैधानिक सवाल है, संविधान में कहीं नहीं बोला नहीं कर सकता, संविधान में कहीं नहीं बोला कि कर सकता है। क्यों, और इसका जवाब क्या है, ईसीआई सिटीजनशिप चेक नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक और खबर आई थी, कल परसों की खबर आई थी, जिसमें जब ये एसआईआर का ऑर्डर निकल रहा था, ड्राफ्ट ऑर्डर निकल रहा था, तो उसमें सिटीजनशिप का रेफरेंस था, सिटीजनशिप एक्ट का रेफरेंस दिया गया था। मगर जब फाइनल ऑर्डर आया उसमें सिर्फ सिटीजन लिख के कॉलम कर दिया, सिटीजनशिप एक्ट का रेफरेंस हटा दिया। तो मतलब कुछ था माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, जो सिटीजनशिप एक्ट का रेफरेंस दिया गया। और या फिर अगर फाइनल ऑर्डर में वो सिटीजनशिप एक्ट हटा लिया गया है, और जिसपे जो इलेक्शन कमिश्नर संधू हैं उनकी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, इंटरनल रिपोर्ट है, उसके बारे में भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कहा गया है। अगर ऐसा कुछ था तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि वो सिटीजनशिप जांच नहीं सकता नागरिकों की, समझ रहे हो। दूसरा सवाल क्या है, क्या एसआईआर बर्डन ऑफ प्रूफ बदल सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ वही कि ऑब्जेक्टर जो है उसकी बजाय जो वोटर, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, उसको ही प्रूव करना पड़े कि वो भारत का नागरिक है। क्या इस बेसिक कानून का जो सिद्धांत है उसको बदल सकता है। देखिए मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, भारत के अंदर हमारे यहां एक एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ जस्टिस सिस्टम फॉलो होता है। एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ मॉडल,
ये इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ का रूल है ना वो ये, अच्छा आप इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, आप बोलोगे कि सर ये एडवर्सरियल सिस्टम क्या बोल दिया, हम तो लॉ वाले लोग नहीं है, हमें नहीं पता। तो आपके लिए मैं बताता हूं, कोई किसी कोर्ट में कोई भी केस होता है, देखा होगा कोर्ट की कार्रवाई, मूवी में ही देख ली होगी, तो उसके अंदर केस जब होता है तो जो आरोप लगाता है उसी को प्रूव करना पड़ता है ना, या जो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसको पहले प्रूव करना है? अरे भाई जो आरोप लगाएगा उसी को ही तो सिद्ध करने पड़ेंगे। तो यही कहना है कि इस मामले के अंदर जो सरसरी निगाहों से आप जिसको देख रहे हो वोटर को कि ये भारत का नागरिक नहीं है, तो वो क्यों प्रूव करे, वोटर क्यों प्रूव करे? आप प्रूव करो ना कि वो भारत का नागरिक नहीं है। समझ रहे हो? तो इस वजह से जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ का जो सिद्धांत है ये बिल्कुल बदल गया है। क्या एसआईआर बर्डन ऑफ प्रूफ बदल सकता है? सकता है वाले जवाब का क्वेश्चन का जवाब है नहीं बदल सकता। और इसका जो जवाब है आज के सेशन के अंदर मैंने आपको एक केस का नाम बताया, लाल बाबू हुसैन का केस, जो 1995 का केस है उसके भी खिलाफ है। और तीसरा सवाल इसके अंदर उठता है, क्या 2003 की कट ऑफ तर्क संगत है? क्या जो 2003 की जो वोटर लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ बनाई गई है क्या वो तर्क संगत है? याचिकाकर्ताओं के हिसाब से या कोर्ट के सामने जो दलील आई है उसके हिसाब से जो अनुच्छेद 14 का जो उल्लंघन वाला जो मामला है ना वो इतना आसान नहीं है, वो गंभीर है। उसके ऊपर चुनाव आयोग को बहुत अच्छे से अपने जवाब देने होंगे, सेटिस्फाई करना होगा कोर्ट को, तब संतुलन बैठ पाएगा। और चौथा सवाल है, क्या एसआईआर महिलाओं पर असमान प्रभाव डाल रहा है? उसका जवाब बिहार के एसआईआर का डेटा हमें दिखाई दे रहा है कि हां 6 महीने के अंदर 6% महिलाएं खत्म हुई है। तो इसका मतलब एसआईआर लेडीज पर कुछ ना कुछ तो ज्यादा प्रभाव डाल ही रहा है, क्योंकि बोलते भी है ना डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। और पांचवा सवाल इस पूरे प्रकरण से उठ रहा है कि क्या बीएलओ पर अवैधानिक दबाव डाला जा रहा है, ज्यादा दबाव डाला जा रहा है? फैक्ट सामने है, न्यूज रिपोर्ट सामने है, मीडिया रिपोर्ट सामने है। बीएलओ जान गंवाने से पहले, जान देने से पहले रो रहा है, अपनी मां से बात कर रहा है कि मैं तंग आ गया, मैं परेशान हो गया। एक बेचारा बीएलओ दूल्हा शादी में बैठा हुआ है, उसको तंग किया जा रहा है, भाई तू पर्चे भर दे वोटर वेरिफिकेशन के। कानून के अंदर एक बात है, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, और उस सिद्धांत का लैटिन मैक्सिम है रेस इप्सा लोक्यूटर, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब जो तथ्य होते हैं वो अपने आप से बात करते हैं। और एक और सिद्धांत है, जो मरता हुआ आदमी होता है ना वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। रोते हुए उसने अपने प्राण गंवाए हैं, तो प्रेशर तो था ना उसके ऊपर। छठा सवाल इस पूरे मुद्दे में, क्या ट्रांसपेरेंसी के बिना वोटर वेरिफिकेशन सुरक्षित है? कि पारदर्शिता के बिना क्या वोटर वेरिफिकेशन सुरक्षित है? सवाल है, जवाब है इसका नहीं। लोकतंत्र विश्वास पर चलता है, ट्रस्ट पर चलता है। हम नेता चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, किस विश्वास पर? कि नेता, पॉलिटिशियन जिनको हम चुन रहे हैं वो अगले 5 साल हमारे हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, करते हैं नहीं करते वो बात अलग है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर विश्वास तो है ना, उसी बेस पर तो हम वोट करते हैं कि हमारे नेता चुन के आएंगे और हमारे हितों का रक्षा करेंगे। लोकतंत्र की बेसिक फाउंडेशन है, नींव है ये। और उसके अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो तो वो दिक्कत भरी हो सकती है। जो ये पूरा मामला है नागरिकता, चुनाव और मानव गरिमा से जुड़ा हुआ है, और तीनों के मिलन बिंदु पर यह मामला बना हुआ है। अंत में मैं अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं, उससे पहले कोई एक बार देख लेता हूं कि कोई जवाब, कोई क्वेश्चन ऐसा हो। भाई कई लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं क्या? आप खुद से बोलो। वो लोग ये चाह रहे हैं कि मैं यहां से जुडिशियल योगी के मंच से ये कह दूं कि जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी भारत का नागरिक है। क्यों भाई? बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी आज की तारीख के अंदर
आधार कार्ड बनवाता है, राशन कार्ड बनवाता है, सब कुछ बनवाता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खुद से सोचो भाई, तुम सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। मैं कहता हूं जो रियल में इंडिया का सिटीजन होगा ना, उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी सिटीजनशिप बाय बर्थ की, उसके अंदर सारे तरीके बताए गए हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या ये नहीं होगा तो ये लगेगा, सब कुछ बताया हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा। और फिर भी कह रहे हो कि कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक चीज भी नहीं है, तो भाई फिर जाली के नीचे से आए होगे तुम। मेरी बात बुरी लगे तो लगे जाए, क्योंकि जो भारत के अंदर कुछ तो होगा, कहीं स्कूल में एडमिशन लिया होगा, कहीं नौकरी करी होगी, बिजली का बिल भरा होगा, पानी का बिल भरा होगा, कुछ तो करा होगा। बताओ मेरी बात से असहमत हो तो। अब बात करते हैं, मैं चल रहा हूं अपने कंक्लूजन की तरफ। मेरा शुरू से एक मुद्दा है इस मामले में कि जो भारत के जेन्युइन सिटीजन है, एज लॉ टीचर मेरा और एडवोकेट ये मेरा मुद्दा है कि मतलब, और एक जेन्युइन नागरिक का यही मतलब कि जो भारत का जेन्युइन नागरिक है, जो वास्तव में नागरिक है, उसके लिए दिक्कत भरी नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रोसेस, उसको सरसरी निगाहों से ना देखा जाए। और जो सच में घुसपैठिया है, जो सच में इलीगल इमाइग्रेंट है, उसको फटाफट से यहां निकालो। धर्मशाला नहीं है, कोई देरी नहीं होनी चाहिए इस चीज के अंदर। कंक्लूजन यही है मेरे आज के सेशन का। सरल शब्दों में मैं बोलूं कि इस केस की जो ये सुनवाई चली, उससे क्या सामने आया कि ईसीआई के पास सिटीजनशिप तय करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, ये याचिकाकर्ताओं का तर्क है। और एसआईआर जो है एक तरह का इनडायरेक्ट सिटीजनशिप टेस्ट बन गया है। और लाल बाबू हुसैन का जो 1995 का केस है, वो कहता है कि वोटर लिस्ट में नाम हो तो नागरिक प्रिज्यूम होता है, कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो भारत का नागरिक है। और एसआईआर का जो 2003 का कट ऑफ है वो आर्बिट्ररी है, मनमाना है, और महिलाओं को इस प्रक्रिया से थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, वो डाटा हमें दिखाई दे रहा है। और बीएलओ मानव सीमाओं से परे धकेले गए, उनके ऊपर एक तरह से मान लीजिए कि मतलब इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन, बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवाया जा रहा है कि भाई तुम यही करके दो। अरे तू शादी करवा रहा है, मंडप में फेरे ले रहा है, फेरे बाद में लियो, चल पहले फार्म भर के आ, फार्म इकट्ठे करके आ। ठीक है क्या? ये जो ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स हैं वो टूट रहे हैं। सेशन कैसा लग रहा है? पसंद आया तो लाइक करो ना, शेयर करो ना, सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करो, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करो, ताकि आपके लिए ऐसे एनालिसिस हम लाते रहें। इसी के साथ जो ये हमारा आज का जो सेशन है ये वाइंड अप होता है। अगर इस डिटेल्ड एनालिसिस से आपको ये मामला गहराई से और अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक हाइप का ऑप्शन है यूट्यूब पे, उसको यूज करें और जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया था बीएलओ वाले मैटर पे। किसी भी इंडियन को होना चाहिए, किसी भी भारतीय को होना चाहिए कि मतलब हम एक ऐसे प्रोसेस के चक्कर में इतने ही इनह्यूमन हो जाएं कि वो शादी के मंडप पे बैठा है, भाई तू पहले फार्म भर के लेके आ, फार्म इकट्ठे करके ले गया। चलिए इसी के साथ सेशन को खत्म कर रहे हैं। और आप अगर ऐसे ही सेशन और देखना चाहें तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि आपके लिए और ऐसे लाइव सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, भारत माता की जय।